हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी से रिलेटेड, आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये आपके प्री के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चाहे मेंस हो, इन सभी में आपको बहुत यूजफुल हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि आरबीआई का जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है ये एक्चुअली होता क्या है। और हाल ही में आरबीआई ने जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसको अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क या पीसीएएफ से बाहर निकाला है। इसके क्या बेसिकली मायने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई है, इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक को अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की वॉच लिस्ट से फाइनली बाहर कर दिया है। और इस वजह से इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअली अब आरबीआई जिन पैरामीटर्स पे किसी भी बैंक को अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की लिस्ट में शामिल करता है, चाहे वो CRAR हो, चाहे रेट ऑफ रिटर्न हो, चाहे बेसिकली डिफरेंट एनपीए लेवल्स हो एटसेट्रा, तो उस केस में अब ऐसा लगता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक की पोजीशन पहले से काफी इंप्रूव हो चुकी है। और जैसे ही आरबीआई ने डिसीजन को डिक्लेयर किया, इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर्स रफली 20% एक्चुअली बढ़ गए। समझने की कोशिश करते हैं क्या है एक्चुअली पीसीए या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ये एक्चुअली सेंट्रल बैंक की एक बेसिकली वॉच लिस्ट है। जो भी वीक बैंक्स हैं, ऐसे बैंक्स जिनके साथ कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं, क्या वो इश्यूज हो सकते हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, अभी थोड़ी देर में आपके साथ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही वो ट्रिगर पॉइंट्स बेसिकली कोई बैंक मीट नहीं कर पाता या उनको वॉयलेट करता है, आरबीआई जो हमारा बैंकिंग रेगुलेटर है वो इमीडिएटली कई टाइप के रेस्ट्रिक्शंस बेसिकली बैंक्स के ऊपर इंपोज करना शुरू कर देता है। ये रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कि बैंक्स कितना लैंड कर सकते हैं, किस सेक्टर को लैंड कर सकते हैं, किस कैपेसिटी में लैंड कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पे बेसिकली एप्लीकेबल है। ये कॉर्पोरेटिव बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। आईओबी या इंडियन ओवरसीज बैंक कब बेसिकली पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया। आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को अपने पीसीए फ्रेमवर्क में अक्टूबर 2015 में बेसिकली शामिल किया। जो बैंक है वो लगातार सेंट्रल बैंक को रिक्वेस्ट करता रहा है कि अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन काफी इंप्रूव हो गई है और अब हमें पीसीए फ्रेमवर्क में रखने की जरूरत नहीं है। आरबीआई का जो बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन है उन्होंने आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया और उनके जो रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं मार्च 31, 2021, मतलब बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर, उसके हिसाब से बैंक को ऐसा लगता है कि पीसीए पैरामीटर्स का अब वायलेशन नहीं देखा गया है। बैंक ने एक रिटन कमिटमेंट भी दिया है आरबीआई को कि ये जितने भी नॉर्म्स हैं, मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल है या नेट नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या लीवरेज रेशियो है, इनको आरबीआई को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहेगा। इन सारे फैक्टर्स को अकाउंट में लेने के बाद क्या बैलेंस शीट रही है, क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या एनपीएस रहे हैं, क्या बेसिकली रेगुलेटरी कैपिटल रही है, क्या उसका मेंटेनेंस रहा है, इन सब चीजों को देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद, जो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है आरबीआई का, उसने रेकमेंड किया कि इसको अब आप पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल सकते हैं। क्या गवर्नमेंट ने आईओबी को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक लेड मनी पंप की रिकैपिटलाइजेशन के लिए, यस, गवर्नमेंट ने आईओबी को रफली 4100 करोड़ बेसिकली पंप किए ताकि इस बैंक की हेल्थ को सुधारा जा सके, रिकैपिटलाइज किया जा सके और बैंक फिर से हेल्दी बैंकिंग ऑपरेशंस को ऑपरेट करना शुरू कर सके। कब एक्चुअली इस पीसीए फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो आरबीआई का पीसीए फ्रेमवर्क है इसको दिसंबर 2002 में बेसिकली स्ट्रक्चर किया गया था और इसको एक अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था और इसको बेसिकली इंस्पायर किया गया था, मोटिव इसका लिया गया था जो यूएस का फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पीसीए फ्रेमवर्क है उससे, कि जैसे ही आरबीआई या रेगुलेटर को लगे कि किसी बैंक की हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो सकती है, एनपीए राइज हो रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न उसका बेसिकली कम है, अपना जो मिनिमम कैपिटल रेशियो CRAR उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आरबीआई तुरंत तरीके से उस चीज को रिव्यू करेगा और कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस उस बैंक के ऊपर लगाना शुरू कर सकता है। ये जो 2002 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, इसको आरबीआई ने कई बार रिव्यू किया, कई बार रेकमेंडेशंस जैसे कि वर्किंग ग्रुप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑन रेजोल्यूशन रिजीम्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जनवरी 2014, साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन मार्च 2013 की रेकमेंडेशंस को भी इसमें लगातार इनकॉर्पोरेट करते रहे हैं। जो लेटेस्ट पीसीए फ्रेमवर्क है ये आरबीआई ने अप्रैल 13,
2017 को बेसिकली अपना लॉन्च किया और आईओबी की जो फाइनेंशियल्स रहे मार्च 31 2017 उनको देखने के बाद आरबीआई इसको लगातार मॉनिटर करता रहा है। अच्छा, कोई भी बैंक कब इस पीसीए फ्रेमवर्क वॉच लिस्ट में इंक्लूड किया जा सकता है? 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ये जो रेगुलेटरी ट्रिगर पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको वॉलिड करना शुरू कर देते हैं इन पैरामीटर्स को या इन ट्रिगर पॉइंट्स को, तो इमीडिएटली आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। जो पहला ट्रिगर पॉइंट है, पहला पैरामीटर है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR। क्या एग्जैक्टली होता है इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये आप हमारे इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स के थ्रू बहुत डिटेल में क्लैरिफाई कर सकते हैं। दूसरा ट्रिगर पॉइंट है कि आपके टोटल नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs बेसिकली कितने हैं, और तीसरा ट्रिगर पॉइंट है रिटर्न ऑन एसेट्स ROA। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो ट्रिगर पॉइंट है पर्टिकुलरली कितनी कैपिटल है, किस तरीके से किस टाइप का ब्रीच होगा जो कि आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर उसका एक्शन को इनवाइट करेगा। अगर आपका CRAR का मतलब है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, अगर मान लीजिए 9% से नीचे फॉल कर जाता है तो आरबीआई बैंक को अपना कैपिटल रिस्टोरेशन प्लान सबमिट करने के लिए फोर्स कर सकता है। साथ ही साथ नए बिजनेसेस में एंटर करने या अपने डिविडेंड पे करने से आरबीआई उस बैंक को रोक सकता है। आरबीआई इसके साथ रिकैपिटलाइजेशन प्लान रिस्ट्रिक्शन बेसिकली इंपोज कर सकता है बोरोइंग्स पे कि आप जो इंटर बैंक मार्केट है उससे अब आप ज्यादा बोरो नहीं कर पाएंगे या इस लिमिट में ही बोरो कर पाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो सब्सिडियरीज हैं, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरीज हो सकती हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ट्रावनकोर एटसेट्रा। इन सब्सिडियरीज में मदर बैंक का कितना स्टेक है उसको रोका जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जहां पे रिस्क ज्यादा है, जैसे कैपिटल मार्केट्स या रियल स्टेट मार्केट्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो नॉन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सिक्योरिटीज हैं, इनमें बैंक का एक्सपोजर कितना है उसको भी आरबीआई एक लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। CRAR मान लीजिए 9% के बजाय अगर मान लीजिए 6% से भी नीचे गिर जाता है, अगर 6% से नीचे है लेकिन 3% से ऊपर है तो आरबीआई और एडिशनल स्टेप्स ले सकता है अगर बैंक अपना रिकैपिटलाइजेशन प्लान आरबीआई के साथ सबमिट नहीं करता। कौन से एडिशनल मेजर्स हो सकते हैं? ये एडिशनल मेजर्स हैं कि आरबीआई चाहे तो एक्चुअली बैंक को फोर्स कर सकता है कि आप एक नया मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट या नया बैंक का बोर्ड बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करिए ताकि बेटर मैनेजमेंट हो सके पूरे बैंकिंग ऑपरेशंस का। साथ ही साथ अपॉइंट कर सकता है आरबीआई कंसल्टेंट्स ताकि इनकी जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग जिस तरह की बैंक को करनी चाहिए ताकि एफिशिएंटली बैंक ऑपरेट कर सके, वापस हेल्दी ऑपरेशन पोजीशन में आ सके, इसके लिए भी आरबीआई फोर्स कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई कई स्टेप्स ले सकता है कि बैंक की ओनरशिप को चेंज करना, साथ ही साथ उस बैंक को किसी और बैंक के साथ अगर मर्ज करवाना आरबीआई को इंपॉर्टेंट लगता हो तो वो प्रोसेस भी आरबीआई इनिशिएट कर सकता है अगर आपका CRAR 9% से गिरकर 6%, 6% से नीचे है लेकिन 3% से अभी भी ऊपर है। मान लीजिए ये जो CRAR है या मिनिमम कैपिटल रेशियो है या रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, ये अगर 3% से भी नीचे गिर जाए तो फिर क्या होगा? अगर 3% से भी नीचे गिर गया इसका मतलब बैंक की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आरबीआई इमीडिएटली और एडिशनल बेसिकली एक्शंस ले सकता है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड ट्रिगर पॉइंट्स, उसके बाद आरबीआई इसका चाहे मर्जर हो, इसका अमालगमेशन हो, इसको लिक्विडेट करना हो बैंक को, या बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर मोरेटोरियम मतलब रोक लगानी हो, इसको भी आरबीआई कर सकता है अगर CRAR 3% से ज्यादा बेटर नहीं होता था 1 साल के पीरियड के दौरान, और अगर आरबीआई चाहे तो इसको और नेक्स्ट फॉलो पीरियड के लिए भी एक्सटेंड कर सकता है। तो पहला ट्रिगर पॉइंट हो गया CRAR, पहले 9%, 6%, लेस देन 3%। दूसरा ट्रिगर पॉइंट NPA लेवल्स। मान लीजिए जो सेकंड ट्रिगर है हमारा NPA लेवल्स का, अगर NPA 10% से ऊपर बेसिकली चले जाते हैं लेकिन 15% से कम रहते हैं तो एक स्पेशल ड्राइव आरबीआई इंश्योर कर सकता है कि उस पर्टिकुलर बैंक के जो बैड लोन्स हैं, खराब लोन्स हैं, जो वापस नहीं आ रहे हैं या कम क्वांटिटीज में वापस रिटर्न किए जा रहे हैं बोरोज द्वारा, साथ ही साथ ऐसे लोन्स जो फ्रेश NPA जनरेट कर सकते हैं उनको आरबीआई रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, रोक सकता है। साथ ही साथ आरबीआई जो बैंक की लोन पॉलिसी है उसको रिव्यू कर सकता है और क्रेडिट अप्रेजल स्किल्स को किस तरीके से बेटर किया जाए, ट्रेनिंग कैसे बेटर की जाए या किस टाइप की एक्सपर्टीज इंट्रोड्यूस की जाए बैंक में, इसको भी आरबीआई इंश्योर करवा सकता है। इसके अलावा जो फॉलो अप है, चाहे उसके एडवांसेस हो, उसके अलावा डेथ्स हो, इसको भी आरबीआई ट्रिगर के रूप में स्टार्ट कर सकता है। आरबीआई एक प्रॉपर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी उस पर्टिकुलर बैंक के लिए फॉर्मुलेट कर सकता है और उसको एनफोर्स कर सकता है उस बैंक के ऊपर। इसके अलावा
अगर आरबीआई चाहे तो और भी रेस्ट्रिक्शंस कि आप इन न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस में एंटर नहीं करेंगे, आप डिविडेंड पे नहीं करेंगे या डिविडेंड कम पे करेंगे। इसके अलावा आपकी जो सब्सिडियरीज हैं उसमें आपके स्टेक को आप बेसिकली हो सकता है बढ़ा दें, घटा दें, या किस तरीके से आप मैनेज करेंगे ये भी आरबीआई कर सकता है अगर आपके जो नेट एनपीए हैं वो 10% से ऊपर लेकिन 15% से कम। अगर मान लीजिए एनपीए 15% को क्रॉस कर जाते हैं तो अभी हमने जो एक्शंस बोले वो, उसके अलावा इनिशियल ट्रिगर पॉइंट है वो, इसके अलावा बोर्ड को डिस्कशन के लिए बुला सकता है आरबीआई कि क्यों ना आपको पीसीए फ्रेमवर्क में शामिल कर दिया जाए। सेकंड ट्रिगर पॉइंट, जो थर्ड ट्रिगर पॉइंट है वो है रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑन एसेट्स, आरओए। सो रेट ऑन एसेट्स थर्ड पैरामीटर है। अगर रेट ऑन एसेट्स मान लीजिए 0.25% से भी कम है तो आरबीआई कई टाइप के रिस्ट्रिक्शन कि आप जो कॉस्टली डिपॉजिट्स हैं उनको रिन्यू नहीं करेंगे, उनको एक्सेस नहीं करेंगे। साथ ही साथ आरबीआई बैंक को बार कर सकता है, रोक सकता है कि आप न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस, नए बिजनेस में एंटर नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो बोरोइंग है इंटर बैंक मार्केट से, या आपका जो डिविडेंड पेमेंट है, या आपका जो स्टाफ है उसको आप अब नहीं बढ़ा पाएंगे आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के। ये सारे जो स्टेप्स हैं दोस्तों 2002 में पहली बार इस फ्रेमवर्क को इनिशिएट किया गया। कई बैंक्स इसमें फॉल करते हैं और जब बैंक्स की पोजीशन बेटर हो जाती है, उनकी बैलेंस शीट अच्छी हो जाती है, सीआरआर बेटर हो जाता है, उसके साथ उनकी एनपीए लेवल्स बेसिकली कम हो जाते हैं और रेट ऑन एसेट्स उनका इंप्रूव हो जाता है 0.25%, तो पीसीए फ्रेमवर्क से उनको बाहर कर दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट मेजर है आरबीआई के पास जिसके थ्रू एज ए रेगुलेटर सिर्फ कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसमें इंक्लूडेड नहीं है, उनको किस तरीके से इंश्योर करता है कि उनकी हालत इतनी खराब ना हो जाए कि आरबीआई इंटरवीन ना करे और जो हमारे जैसे स्मॉल सेविंग वाले हैं उनकी बेसिकली सेविंग्स बैंक में डूब जाए, बैंक बंद हो जाए। इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है, मिटिगेटिंग मेजर है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर ऑन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।